अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को सलाम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। और प्रोग्राम में आज क्या होने जा रहा है उसकी हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो तहलका मच गया वीकेंड पर, क्योंकि एक ऑडियो कॉल लीक हो गई जरदारी साहब के दरमियान और मलिक रियाज साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, उस पर तबसरा लेंगे। उसके साथ ही साथ प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर वली खान साहब ने क्या इल्जाम आयद किया है खान साहब पर, इसके हवाले से तबसरा होगा, गुफ्तगू होगी। हारूनाबाद में एक निहायती अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर खातून पर चोरी का इल्जाम लगने की वजह से उसको भरे बाजार में घसीटा गया। बड़े दिल खराश वीडियो भी है, आपके साथ शेयर करूंगी। बात करेंगे साहबजादा जहांगीर ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को धमकियां दी हैं, वजह क्या बनी, सिलसिला क्या बना, क्या कड़ियां थी वो भी जानेंगे। और लाल है साड़ी गुड्डी लाल है, क्या चल रहा है आजकल वायरल, इस हवाले से भी आपको आज बताएंगे नियो पाकिस्तान में। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, और वो ये है कि साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई वीकेंड पर, जिसने तहलका मचा दिया। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में साफ तौर पर हम सुन सकते हैं कि मलिक रियाज साहब आसिफ अली जरदारी साहब को बता रहे हैं कि खान साहब की जानिब से राब्ता किया गया है। जिन लोगों ने ये ऑडियो अब तक नहीं सुनी उनको हम एक बार सुनाते हैं कि क्या गुफ्तगू हुई। प्ले कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार। सो जनाब, अब इस ऑडियो के लीक होने के साथ ही बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि हमेशा से कहते रहे हैं, उनका मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि जान दे दूंगा मगर इन लोगों से कभी राब्ता नहीं करूंगा। तो इस ऑडियो लीक से तो साफ बात जाहिर है कि बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं। डील के लिए भी खान साहब तैयार है। बाहर अगर कहा जाए कि उनका ये एक और यूटर्न है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आज आपको कुछ चंद बातें जनाब बताऊंगी प्रोग्राम में, जो और खान साहब की सियासत को भी हम समझने की यहाँ पर इस पॉइंट पर कोशिश करेंगे। मेरी टीम की खैर काफी रिसर्च है इस पर, लेकिन कुछ चीदा नुक्ते आपके साथ शेयर करूंगी कि खान साहब क्या कहते हैं और क्या करते चले आए हैं, उनके कहने में और करने में कितना तजाद रहा है। नंबर 1 जनाब, उन्होंने हुकूमत में आने से पहले कहा कि मैं कर्ज नहीं लूंगा। फिर जब वो हुकूमत में आए, गवर्नमेंट बनी, तो हमने देखा कि कितना दिल खोल कर कर्ज लिया गया। नंबर 2, कहते हैं कि शेख रशीद साहब जैसे सियासतदान से बात नहीं बन सकती। फिर हमने देखा कि चश्मे हैरत से देखा कि शेख साहब ना सिर्फ वजीर दाखिला बने बल्कि इमरान खान साहब के करीबी आदमियों में भी उनका शुमार हुआ। नंबर 3, चौधरी बरादरान को चोर और डाकू कहा गया, मगर आज फिर हम नवाला और हम प्याला है। नंबर 4, कहा कि मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा। पेशावर में फिर हमने तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेट्रो बनाने का जो तजुर्बा किया गया। नंबर 5, खान साहब ने कहा कि वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उसका भी क्या मुस्तकबिल निकला, क्या फ्यूचर हुआ, ये तमाम चीज़ें हम तमाम लोगों के सामने हैं। ये वो सारे सवालात हैं और इसके साथ साथ बेतहाशा चीज़ें और हैं जो आप भी जानते हैं, जो हम भी जानते हैं। खान साहब के यू टर्न जितने उन्होंने दौरे सियासत में लिए और उससे पहले लिए, उससे कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें कितनी सच्चाई है और पसे पर्दा क्या हकायक हैं, ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब आम आदमी जानना चाहता है, आवाम भी जानना चाहती है और हम लोग भी जानना चाहते हैं। साथ ही साथ जो डेडलाइन दी गई खान साहब की जानिब से, जो लॉन्ग मार्च की जानिब शहर इक़्तिदार में इकट्ठे हुए खान साहब और उनकी टीम, अब उसकी मुद्दत भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 6 दिन का वक्त दिया गया था कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाएँ और इस्तीफ़ा दिया जाए, दोबारा से इंतखाबात करवाए जाएँ। अब देखना यह है कि नई स्ट्रैटजी, नई हिकमत अमली क्या होती है। क्या खान साहब दोबारा
धरना देंगे शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, या फिर कोई बातचीत होती है, क्या सारा सिलसिला होता है? ऑडियो के लीक होने की वजह से खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा हमेशा से माजी में कि वो किसी भी तरह की मसालती कोशिश नहीं करेंगे, किसी तरह की वो बातचीत नहीं करेंगे, किसी तरह की वो डील नहीं करेंगे, किसी तरह के बैकडोर राब्ते नहीं किए जा रहे हैं उनकी टीम की जानिब से, ये वो बात है जो मुसलसल होती हुई दिखाई दी। आपकी टीम ने भी कहा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जा रहा और मुसलसल एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कि फौरी जल्द अज जल्द इंतखाबात किए जाएं। ऐसे में खान साहब जब धरना देते हैं हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद, जबकि अभी 6 दिन की डेडलाइन भी खत्म नहीं होती है, तो क्या होता है जनाब, ये ऑडियो लीक आ जाती है। अब इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम जानने की, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जनाब आपको ये भी हम बताएंगे कि इस ऑडियो लीक की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग जो सहाफ़ती तबका भी है इसके ऊपर, कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ इसके हक में भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो खुलकर आवाम के सामने लाजमी तौर पर आनी चाहिए। वीडियो में क्या गुफ्तगू हुई, एक बार ऑडियो लीक में क्या गुफ्तगू हुई, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। जी प्ले कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये ऑडियो लीक, खान साहब ने जो इतना अरसा अपना एक बयानिया सामने रखा कि किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, अब ये जो ऑडियो कॉल सामने आई है, इस ऑडियो पर आप सर क्या तबसरा करेंगे? उन्होंने ये ऑडियो कॉल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या मरीम को तो नहीं की ना। तो उन्होंने तो उनके बारे में कहा कि उनसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये कब कहा कि आसिफ जरदारी से बात नहीं करेंगे? लेकिन इससे पहले इफ्तिखार साहब वो कहते रहे हैं ना कि आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पर है। ये नशिस्तें चेंज होती रहती हैं। अच्छा, इसमें कोई किसी किस्म की आप नहीं समझते किसी किस्म की कोई कबाहत है, बिल्कुल नॉर्मल है ये? पहली बात तो ये है कि पहली बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत को हम सब लोगों ने मिलकर मजाक बना दिया जी। ऑडियो लीक हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, अजीब ड्रामे किए जा रहे हैं, इनका कोई तल्लुक पार्लिमानी जमहूरियत से नहीं। ठीक, पार्लिमानी जमहूरियत होती है पार्लियामेंट के अंदर, और वो होती है वोटों के जरिए, और वो होती है रखी गई। हम सारा दिन ये बातें करते रहते हैं जिनका कोई मकसद नहीं, ना ये गरीब आवाम की बेहतरी के लिए हैं, ना ये गरीब आवाम को कुछ दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने जब जाना होगा, आपके और मेरे कहने के बगैर चली जाएगी। इस मुल्क के अंदर जो ये खेल करते हैं वो लोग अब आपके सामने भी खुल के आगे हैं और हर आदमी को जानता है। तो ये ऑडियो लीक होना या ना होना कोई मैंने नहीं रखता। अच्छा सर, आपने बोला कि मुल्क की सियासत को मजाक समझा हुआ है, बनाया, तो ये मजाक बनाने की वजह क्या है? क्यों बनाया जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है? जिम्मेदार कौन है इसका सर? जिम्मेदार हम सब लोग जिम्मेदार हैं। मैंने आज तक मीडिया पर ये नहीं सुना, अभी आपने एक बात बताई है कि कुछ औरतों ने कुछ चोरी की और उनके साथ जो सलूक किया गया जी, आपने एक खबर को रेफर किया जी सर। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि जो मेन मीडिया है वो गुर्बत के खात्मे की कोई तजवीज़ पेश करता हो, वो किसानों के लिए उनकी जो फसलें हैं उनको इम्प्रूव करके पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करने के लिए कोई तजवीज़ पेश करता हो, पाकिस्तान के शहरों के मोहल्लों में, कस्बों में जो बैड गवर्नेंस है, जो मजाक बना हुआ है गवर्नेंस का, उसके बारे में हम बात करते हो। हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनका एंड कुछ नहीं, एंड में क्या होगा? गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। तो क्या अफराद के चेंज होने से, शक्लें चेंज होने से मसाइल हल हो जाएंगे? मेरा जवाब है नहीं सर। लेकिन आप नहीं समझते कि ये मीडिया को भी फिर उलझाया जाता है? जैसे कि ऑडियो लीक हो जाना, आप बिल्कुल तो ये खत्म हो जाएगा लोगों का इंटरेस्ट। आम बंदा भी सोशल मीडिया पे आप देखें कि लोगों का इंटरेस्ट, इसका क्या मकसद हो सकता है, ये किस मकसद के तहत की गई, ये किसने की गई, ये सारे वो सवाल हैं जो आम आदमी के भी जहन में है। ये जो आम आदमी है ना सोशल मीडिया पे, इनकी तादाद पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। जो असल गरीब है ना 21 करोड़,
उनको इन चीजों से कोई तल्लुक नहीं। मैंने कह दिया ना इस ऑडियो से क्या होगा। ये ऑडियो क्या साबित करती है कि इमरान फेवर मांग रहा है, इमरान रास्ता मांग रहा है। इमरान किस चीज के लिए रास्ता मांग रहा है? इसलिए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहना चाहता है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में रहने के लिए उसके पास मौका था, जब वो प्राइम मिनिस्टर था, वो असेंबलियां तोड़ सकता था, नया इलेक्शन अनाउंस करा सकता था। उससे तो अमेरिका ने साजिश नहीं की थी ना उसके खिलाफ। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, एक चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। किसी एक के जाने से और दूसरे के आने से मेरे मसाइल तय नहीं होते। मेरी जो मुश्किलात हैं वो और हैं। और ये जो इस किस्म के सोशल मीडिया को सुनने वाले लोग हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। बाकी 21 करोड़ का मैंने क्या करना है। सही, ठीक। लेकिन सर जरा आसिफ अली जरदारी साहब एक जैसी बड़ी पर्सनालिटी, एक वो बड़ी देखें शख्सियत हैं, एक मंझे हुए वो सियासतदान हैं, उनकी इस तरह से ऑडियो सामने आ गई और अब वो कह रहे हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, अब नहीं हो ये सकता। सवाल का जवाब आपके पास, जी इस सवाल का जवाब आपके पास है कि ये ऑडियो फिर किसने रिकॉर्ड की है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझेंगे आप? क्या कोई देगा मुझे इसका जवाब? सर हम ये नहीं मैं यही नहीं पूछूंगी कि किसने लीक की, लेकिन इसकी टाइमिंग्स और इसका मकसद क्या हो सकता है? नो 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 नो। पहले है कि कौन से वो कौन है जो मेरी और आपकी गुफ्तगू को टैप करता है? या आप हैं या मैं हूं। बात तो गलत है ना, बोथ आर रॉन्ग। किसी आदमी की प्राइवेट टॉक को करना और फिर उसको इस्तेमाल करना, फिर उसको मीडिया को देना, ये इखलाकी तौर पर अच्छी बात नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल इखलाकी तौर पर ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका मकसद क्या गेन करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं है। मैंने कह दिया ना, गेन ये करने को वो रास्ता मांग रहा है, तो ठीक है, पॉलिटिक्स कर रहा है, शुक्र है उसको एहसास हुआ है कि पॉलिटिक्स में रास्ता मांगना पड़ता है। वरना वो तो कह रहा था कि मैं किसी को मानता ही नहीं। उस आदमी ने 3.25 साल लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। तो अगर उसके रवैये में लचक आ रही है तो उस लचक को उस अंदाज से देखना चाहिए। और फिर मैंने वही बात कहनी है, इस लचक का फायदा क्या होगा? ये होगा ना कि पार्लियामेंट की सीटें तो नहीं बढ़ जाएंगी, पार्लियामेंट की नशिस्तें तो इतनी रहेंगी ना, तो वापस तो मामला पार्लियामेंट में जाएगा। लेकिन ये पार्लियामेंट के मसाइल और इस किस्म की चस्के वाली गुफ्तगू जो है, सुननी और सुनानी जो है ना, ये 1 करोड़ लोगों का मसला हो सकता है, बिल्कुल होगा। लेकिन बाकी जो हम लोग हैं, जो आम आदमी है, जो गली मोहल्ले में जलील हो रहा है, जो बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, दवाई का मसला है, मतलब क्या बातें मैं करूं इस मामले पे, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। अच्छा सर, खान साहब की सियासत का रुख आप क्या देख रहे हैं? 6 दिन की उन्होंने जो मुद्दत दी हुई थी वो भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप समझते हैं खान साहब दोबारा शहर इक़्तिदार की जानिब बढ़ेंगे, दोबारा से धरना देंगे या हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे? खान साहब इस मुल्क के सियासी निजाम को तहो बाला करने की हर वक्त हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको लगता है वो दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे? वो दोबारा इस्लामाबाद जाएं या न जाएं, वो चले जाएं खारियां, वो चले जाएं लाहौर, उनका मकसद ये है कि ये निज़ाम खत्म हो जाए। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम नहीं करते, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे जो अदारे हैं उनका एहतराम नहीं करते। उनसे फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन उनका एहतराम नहीं करते। इफ्तिखार साहब, फायदा उठाना चाहते हैं, बात तो वो अवाम के हक की करते हैं, रियासत मदीना का जिक्र करते हैं और पीछे से कौन सी रियासत मदीना? देखें मोहर्रमा, मेरा ख्याल है कि आपको इस किस्म के सवाल मुझ जैसे आदमी से नहीं करने चाहिए। तो अगर रियासत मदीना का जवाब मैंने आपको दे दिया तो मुनासिब नहीं होगा। जो रियासत मदीना होती है ना जी, वो कोई और चीज है। उसके लिए इंसान किस किस्म के होंगे, वो कौन होंगे, उनका कैरेक्टर क्या होगा, उनकी सोच क्या होगी, उनकी फिक्र क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे सवाल रखने की वजह भी है कि सर हम हमेशा से आपसे सीखते हैं, आपको सुनते हैं, आप गहरी नजर रखते हैं पूरे मामलात पर। जी 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 जी, बात वही सुन लेना। मिसाल के मदीना की बात करने वाला कभी अमेरिका के प्रेशर की बात करने वाला, कभी उसके कान में कहा जाता है कि थोड़ा सा इस्लामी टच दे दो तो वो फौरन एक हाथ से पकड़ के तस्वीर दूसरे हाथ में कर लेता है। खुदा के लिए हम दीन को ना इस्तेमाल करें अपने सियासी मकासद के लिए। आप सियासत करें, सियासत करना आपका हक है। क्या वो अपने 3.25 साल की कोई ऐसी कारकर्दगी बयान अब तक वो कर सका? मेलसी के जलसे से लेकर मुल्तान तक
जिसपे उसको फख्र हो। मासवाए कि वो 4.25 साल अपने मुखालफिन को गालियां देता रहा, उनको जेलों का धमकी देता रहा, कभी किसी को कहता रहा मैं इसका गले से पकड़ लूंगा, कभी कहता रहा मुझे इतना अख्तियार दो, चाइना में लोगों को जितना गले काटने का अख्तियार है, कभी वो कहता रहा मुझे सऊदी अरब तो हुक्मरान का अख्तियार दो। ये बातें वो करता रहा, उसकी तरफ तो वो आता ही नहीं है। और आप बात कर रहे हैं मिसाक मदीना, मिसाक मदीना की बात उस जमाने में हुई, उस जमाने में जब मिसाक मदीना हुआ, हम में से सब लोग उन लोगों की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। जी जी, ठीक ठीक। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आपने कहा, जो बड़ा क्लियर आपका वर्डिक्ट था, आपने बोला कि और यही बात है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो बिल्कुल सियासत करें, लेकिन जो अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं या जो ये एक सियासी गंदा खेल खेला जाता है अवाम के सेंटिमेंट्स को इन्वॉल्व करके, उससे हमारे सारे सियासतदानों को आई थिंक एक केयरफुल रहना चाहिए। किसी के सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे फिर वो इमोशनल हो। इसके साथ ही हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे नियो पाकिस्तान। आप साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और एक और अहम खबर आपके साथ इस वक्त शामिल करेंगे। लंदन से खबरें आ रही है जहां पर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान के जो दस्ते रास्त हैं और कारे खास हैं साहबजादा जहांगीर, उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकियां दी हैं। क्या वजह बनी और इस तरह का जो रवैया है वो क्यों इख्तियार किया गया, इन सारी बातों पर आपके साथ तबसरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं कि मामला हुआ क्या। देनी है, खत्म बात। भागा जा रहा है डर के मारे कि मार जान से ना मार दे। नहीं भाई, ये जो है ना, ये आप इनको जो है यार मत आप इन्वॉल्व हो। अच्छा आप मार खाओगे पर इन्वॉल्व हुए, खामोश हो बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, खामोश रहो, मत एक मुंह से लफ्ज निकालिएगा। सो जनाब, आपने वीडियो आपने देख ली, इसी के ऊपर तज्जिया लेंगे, तबसरा लेंगे। हामिद मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त लंदन में ही मौजूद हैं और पूरे मामले पर गहरी नजर रखते हैं। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जहांगीर साहब के बारे में पहले भी काफ़ी सारी मनफी खबरें आती रही हैं, मीडिया पर रिपोर्ट्स होती रही हैं, लेकिन अब की बार तो हद ही होगी। उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन को लंदन में इतनी धमकियां दी और अमले को कीड़े मकोड़े तक कहा। इस तरह का रवैया तो बहुत ही गलत है ना। बहुत शुक्रिया नबीहा आपका। बिल्कुल जिस तरह आपने पहले कहा कि साहबजादा जहांगीर साहब के बारे में पिछले 3-4 साल में भी कई जगह पर आया कि उन्होंने जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत इकदाम है इसका। और फिर उसके बाद ये जो हालिया वाकया है, इसके अंदर तो वाकई मतलब इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू की गई। और एक पढ़े लिखे आदमी की तरफ से एक डिप्लोमेट्स को इस तरह की बात करना, तो पाकिस्तान का अपना सफारत खाना है, वो पाकिस्तान के सरकारी अमूर अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ इस तरह की गुफ्तगू करना, ये मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और इसकी वजह से इससे ना तो साहबजादा जहांगीर को कोई फायदा होने वाला है, ना पार्टी को कोई फायदा होने वाला है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बातों से, इस तरह की चीजों से ये लोग खुद अपने ही पार्टी को भी डैमेज करते हैं और पाकिस्तानियों का इमेज खराब करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का इमेज खराब होता है। और एक बात जहन में रखें कि ये वो कोई सफारत खाने का अमला या ये वही लोग हैं जो पहले से काम कर रहे होते हैं। तो जैसी हुकूमत बदलती है, आप उन्हीं लोगों से अपना रवैया कैसे बदल लेते हैं, ये बड़ी नाकाबिल फहम बात है। और मैं ये कहूंगा कि इसका बिल्कुल इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। किसी भी शख्स को कानूनी तौर पर, डिप्लोमेट्स को इस तरह ना तो धमकियां देने की इजाजत होती है, ना ही देनी चाहिए। और अपने पाकिस्तान के ही डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान का सफारत खाना है, आप वहाँ कोई एहतजाज जमा कराने गए हैं, आप वहाँ कोई हामिद साहब, वैसे आपने भी दुनिया घूमी है और बहुत करीब से आपने भी वेस्टर्न कंट्रीज को देखा है। ये जो रवैया हमारे यहाँ अवाम में पैदा होता जा रहा है, ये जो एंजाइटी या ये जो गुस्सा है, या अगर कोई शख्स किसी बड़े या अच्छे ओहदे पर है तो उस ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए किसी भी शख्स को कीड़ा मकोड़ा कह देना, ये कितनी एक मैं समझती हूँ कि गिरी हुई बात है अखलाकी तौर पर। ये रवैया क्यों हम में इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है? क्या वेस्ट में भी लोग इसी तरीके से बात करते हैं? क्या वो भी अपने ओहदे से फायदा उठाते हैं इसी तरीके से?
नहीं नबीहा, बिल्कुल भी नहीं। आप ये बात जानती हैं कि वेस्ट के अंदर, मगरिब के माशरे में आप जितने बड़े ओहदे पर होते हैं, आप पर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, आप उतने ज्यादा जवाबदेह होते हैं अपने छोटे से छोटे इकदाम के ऊपर। आप ये भी नहीं कर सकते कि किसी के साथ हार्श या जरा सी ऊंची लहजे में बात करें। अल्फाज का चुनाव बहुत आपको मोहतात करना पड़ता है, और इस तरह के अल्फाज बोलना किसी के लिए भी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इवन अगर हम इसको जनरली सोचें तो ये पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, पाकिस्तानियों के लिए बेइज्जती है कि यार हम लोग किस तरह अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं, हम मुआशरती तौर पर किस तरफ जा रहे हैं। ना ये मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर ठीक है, ना ये सियासी तौर पर ठीक है, ना ये इखलाकी तौर पर ठीक है। इसको किसी तरह किसी भी तौजी से इसकी जस्टिफिकेशन नहीं की जा सकती। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान में, उसको इस मामले पर वजाहत और मजम्मत भी करनी चाहिए, ताकि जो पार्टी की जो पोजीशन है वो क्लियर रहे, बजाय ये कि किसी एक का जाती फेल जो है वो पूरी पार्टी के ऊपर मलबा बने, जो कि बनता आएगा। क्योंकि इसका अगर कोई शख्स अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो अच्छी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उसको जवाबदेह ठहराती हैं। हमने माजी में देखा कि कई जगह पर हुआ है कि उनके जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, अगर आपने गलत बयान की है तो आपको उसका जवाबदेह ठहराया गया है। अब हामिद साहब, इससे पहले जो सऊदी अरब में मस्जिद नबी में भी जो वाकया पेश आया, उसमें भी साहबजादा जहांगीर के मुलव्विस होने की, उनके रवैये की जो खबरें थी वो गर्दिश कर रही थी, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा हैरत भी हुई और अफसोस भी हुआ। देखें, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर तो किसी तरह की भी इस तरह की सियासी एक्टिविटी करना या उसको इनकरेज करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत और काबिल अफसोस बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके अंदर सऊदी गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली अगर चेक करती, उनके ऊपर कोई कानून नाफिज करती, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन ये कि अगर ये किसी शख्स ने ज़ाती तौर पर किया तो उसके ऊपर भी हम भरपूर मुजम्मत करते हैं, और हम ये जानते हैं कि इससे पाकिस्तानी कौम का इमेज खराब होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, बहसीयत कौम आपको देखना होता है। हम जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो हम एक शख्स या एक फर्द नहीं होते, एक कौम की, एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो हमने उस चीज को रखना होता है। जैसे घर का कोई बड़ा होता है, वो घर से बाहर पूरे घर की नुमाइंदगी कर रहा होता है। हम 80-90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी दरअसल 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम उनका मिन हैसुल कौम जो रवैया है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह के इक़दाम करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया को कि हमारे यहाँ नौजुबिल्ला हम किसी जगह वो भी पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हामिद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया है? पहले तो बिल्कुल यही ऐलान आया था कि जी वो उन्होंने दफ्तर खारजा को रिपोर्ट भी भेजी है, और उन्होंने इस वीडियो के ऊपर कहा है कि जी हम ये चाहेंगे कि हमें फ्यूचर में जो सफारती तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया जाए। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि क्या पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों के खिलाफ सफारती तहफ़्फ़ुज़ मांगने पर मजबूर हुआ है? अगर हुआ है तो ये बहसीयत कौम हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। और इसमें कोई मतलब अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए मिनहासुल कौम बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। ठीक है हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और किस्सा जनाब क्या हुआ है? किस्सा ये हुआ है कि अवामी नेशनल पार्टी ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने इमरान खान पर पेशावर में बैठकर सूबाई वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। अब ये महज इल्ज़ामात हैं या इसमें सच्चाई है? ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, इतनी देर के बाद क्यों लगाए गए, ये सारे सवालात पैदा होते हैं। और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ एमल वली खान मौजूद हैं। एमल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बताएगा, ये इल्जाम आपने आयद किया है कि वसाइल का इस्तेमाल किया गया, नाजायज इस्तेमाल किया गया, किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? जी बीबी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इल्जाम से अब हमें 1-2 कदम आगे जाना चाहिए। हम तो चीख रहे हैं, ये जब पिछले दौरे हुकूमत से, इनका जब पुख्तनख्वा में हुकूमत था तब से लेके अभी आप देखें ये पिछले धरने तक पुख्तनख्वा के वसाइल इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं कि हमारा विफाक के खिलाफ धरना है, और पुख्तनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होगा, पुख्तनख्वा हुकूमत की सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल होंगी, इतने तक कि पुख्तनख्वा के पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन देंगे और उधर आएंगे। तो ये तो बहुत साफ है कि इन्होंने
पुख्तनख्वा हुकूमत के वसाइल की धज्जियां उड़ाते हुए अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किए। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, ये अब सारी बातें पहले क्यों ना मंजर आम पर आई? बीबी, हम तो बहुत अरसे से चीख रहे हैं। अब अफसोस की बात यह है कि हमें तो अकेला यही रहता है कि फॉर फ्रंट मीडिया पे हमें उतनी कवरेज या हमें उतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन हम तो कब से चीख रहे हैं और उसके मैं आपको बाकायदा लिंक दे सकता हूँ कि हम तो चीख रहे हैं पहले दिन से, लेकिन काश हमारी बात। अच्छा, क्या क्या वसाइल इस्तेमाल में लाए गए, किस किस्म के? मैं चाहूंगी आप जरा थोड़ी सी तफसीलात अगर शेयर करें हमारी और नाजरीन के साथ। जी, आप देख रहे हैं, एक तो पुख्तनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है वो तो हर चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ साथ जो धरने होते हैं उसमें सरकारी अमला, सरकारी वसाइल, उसको इस्तेमाल किया जाता है और धरने को कामयाब। उसके अलावा हर तरीके से आप जिस तरीके से देखें तो सरकार का सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। अभी पेशावर में आके बैठे हुए हैं नियाजी साहब, तो पेशावर में क्या कर रहे हैं? पेशावर में यही कर रहे हैं कि बस इधर सरकारी सब कुछ इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का बयानिया बढ़ाएं, अपनी पार्टी का जो भी बात है वो बढ़ाएं, और पेशावर को इस्तेमाल किया जा रहा है वफाक के खिलाफ। वली साहब, इमरान खान साहब की जब भी हम गुफ्तगू सुनते हैं, उनकी जब हम बात सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमेशा से ईमानदारी से काम किया है और किसी भी किस्म के वसाइल अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं लेकर आए हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब के पास ये ओहदा यकीनी तौर पर अमानत है। अब क्यों इस तरह से किया जा रहा है, आप बताएं मुझे। देखिए, नियाजी साहब की हर बात जो है वो बात एक करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है अमल उससे उलट। ना कोई ईमानदारी है इस बंदे में, ना कोई दयानतदारी है इस बंदे में, इसमें कुछ भी नहीं। जो बातें हैं, ये क्यों डरते हैं? एहतसाब के अमल से क्यों डरते हैं ये लोग? भाई साफ पेश करें, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। BRT का जो मेगा स्कैंडल है उससे क्यों भाग? महमूद खान साहब ने यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए काम नहीं किए, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ने पिछले 4 साल की हुकूमत में पुख्तनख्वा के हक का एक भी रुपए दिया हो तो मैं सिर्फ करार दे देता। अच्छा, एक फजा तो यही कायम की गई ना कि पेशावर में KPK में सबसे ज्यादा काम हुआ है, बड़ी पुलिस रिफॉर्म्स की गई, ये भी काम हुआ, वो भी काम हुआ, लंबी फहरिस्त एक बताई जाती है, बड़ी बहस मुबाहसा किया जाता है। तो आप वहां पर रहते हुए आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ तामीर और तरक्की के लिए, अवाम की फलाह के लिए? तामीर और तरक्की का जो काम इन्होंने किया वो सोशल मीडिया देखिए, कीबोर्ड वॉरियर्स के थ्रू किए। वो अब उस पर देखें तो पुख्तनख्वा अमेरिका या कनाडा बन चुके हैं, अदरवाइज पुख्तनख्वा में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। पिछले 9 सालों में मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला के दिखा दे जो वफाक ने दिया हो या जो फिर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने। एक BRT वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेके बनाया है। तो बाकी जो स्वात एक्सप्रेस वे है ये हमारे दौर की हुकूमत का प्रोजेक्ट है। इन्होंने सिर्फ ये किया कि उन्होंने उसको हवाले कर दिया है FWO के, और 25 साल की उनके साथ मुआहदा किया है, जिसमें 75% पेमेंट पुख्तनख्वा हुकूमत ने की और सिर्फ 25% पेमेंट FWO ने किए, लेकिन उस चीज को FWO के हवाले कर दिया। तो बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वो यही बात कर रहे थे कि जितना भी तरक्याती काम हुआ है वो गालिबन सोशल मीडिया पे हुआ, जबकि धूम तो ये मची हुई थी कि KPK में सबसे बढ़ चढ़ कर बड़ा जबरदस्त काम हुआ। लेंगे यहाँ पर एक हेडलाइन ब्रेक और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और लोग हमेशा से अपना प्रोडक्ट या अपनी कोई चीज़ बेचने के मुनफरिद तरीके अपनाते रहते हैं, और आज एक ऐसा ही मार्केटिंग का खूबसूरत और मज़ेदार और दिलचस्प और अनोखा अंदाज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ हम लोगों का मंडी जाना होता है, फ्रूट मंडी या सब्ज़ी मंडी जाना होता है, घरों के आसपास ही हम चीज़ें अपनी परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन लाहौर की फ्रूट मंडी के कुछ दिलचस्प मनाजिर जरा पहले आप देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं।
इमरान जी, ये अभी लाइव भी हम आपको इस फ्रूट मंडी में ले जाएंगे और नारा लगाया जा रहा है भाई सबकी जानिब से, तरबूज बेचने वालों की जानिब से, लाल है, सारी गड्डी लाल है। और इससे पहले क्या मशहूर था, जेड़ा पन्नो लाल है, लेकिन अब ये नया जो है वो स्लोगन मार्केट में आ चुका है। तो जनाब इसी हवाले से बात करेंगे। फ्रूट मंडी लाहौर में मौजूद है हमारे न्यूज रिपोर्टर हाफिज महमूद अली। जी हाफिज, ओवर टू यू। ओके, अब दाना काटो। बड़ी जनाब खुशियां सेलिब्रेट कर रही हैं। कहना ये है, इनका दावा ये है कि हर तरबूज लाल रंग का ही निकलेगा। तो बड़ी बात है। तरबूज की ये वीडियो देख के मुझे तो बड़ी पसंद आई है, अनोखा अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया। और अब तो मेरा भी जरा दिल ललचा रहा है कि तरबूज मेरी टीम एक मेरे लिए भी जरा स्टूडियो में भेज दे। जी हाफिज महमूद अली हमारे साथ हैं मौजूद। हाफिज जरा बात कीजिए इन लोगों से, इतनी खुशी तरबूज बेचने की, इतनी खुशी लाल तरबूज निकलने की, जरा बताएं क्या कहते हैं ये लोग। जी बिल्कुल नबिया, बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही आवाज़ जो है वो गुनगुना रही है, लाल है, माल है, लाल है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे बेच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जिसे बताइएगा ये क्या स्टंट है बेचने का, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? ये मंडी मकाम है, यहाँ बेचने का तरीका यही है कि ये तरबूज तो लाल तो है ही, लेकिन ये काट के लोगों को दिखाते हैं कि ये वाकई लाल है, उससे गाहक मुतमिन हो जाते हैं, इसलिए ये काटते हैं, रौला पाते हैं कि ये लाल है, माल है। ये फौजी फार्म है, ये फौजी फार्म का तरबूज जो है पूरे पाकिस्तान में। खुशी क्यों है ये तरबूज बेचने की, ये लाल है, क्या वजह है? लगाते हैं, हम 5-6 करोड़ रुपये का खर्चा करते हैं। अभी पहले 80-90 रुपए फिर जाके खर्चा रुपए बिकना चाहिए, फिर जाके खर्चा पूरा होता है। ये 30-40 रुपए हमें तो नुकसान हो रहा है, 40-50 हज़ार फी गाड़ी। तो जनाब हाफिज महबूब अली हमारे न्यूज रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं और अनोखे तर्ज का तरबूज बेचना मार्केट में आपने सीखा और बड़ा दिलचस्प और अनोखा अंदाज अपनाया गया। और वाकई इतना शोरो गुल जितना यहाँ पर हो रहा है, लोगों का रश हुजूम भी उतना ही यहाँ पर मौजूद है। तो ज़बरदस्त जनाब, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। अच्छा, जहाँ पर अच्छी चीज़ें वायरल होती हैं हमारे यहाँ, वहीं पर कुछ ऐसे अफसोसनाक दिल खराश वाक़यात भी हो रहे होते हैं। जब हम वो देखते हैं, हमारी नज़र से गुजरते हैं, तो दिल जो है वो बहुत दुखता है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या और वीडियो वायरल हुई है हारूनाबाद की, जहाँ पर एक खातून जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, महज इल्ज़ाम था, मैं आपको बता दूं कि ये इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ था। इल्ज़ाम लगाने पर औरत को सरे बाजार घसीटा गया, उसी के दुपट्टे से बांधकर नंगे सर उसको बाजार में घसीटा गया, उसकी बेहुरमती की गई और पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी में पैदल थाने तक भी ले जाया गया। अच्छा जी, तारिक जावेद हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और पूरे वाक़े की डिटेल्स पहले जान लेते हैं। तारिक, बताएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया? हमारा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है ना, ये हमारा जनूबी पंजाब का आखिरी जिला है। हम इंडिया के 0 लाइन बॉर्डर पे मौजूद है और यहाँ पिछले 2 माह से चोरी की इतनी वारदातें हो चुकी हैं कि ये सोच से बालातर है। ये गिरोह है जो पाकपत्थर से रुनाबाद, बहावलनगर और फकीरवाली, बंगला जदीम वाला इन इलाकों में आया है, जो किसी बहाने से सिम्मे बेचने वाले या किसी तरीके से वो घर में दाखिल होते हैं
और घर में औरतों को बांधकर तशद्दुद करके उनसे माल चीजें छीन लेते हैं। इसी तरह ये वाकया जो हुस्नाबाद में पेश आया, ये वाकया तो बहुत मजम्मत है क्योंकि औरतों को तसल्सल किया गया है, लेकिन इसका ऐसा है कि औरतों ने 2-3 दफा ये बाजार में चोरी की, लेकिन लोगों ने छोड़ दिया। और जब छोड़ा और ये औरतें जो हैं एक दुकान और पे जो मेन चौक फुहारा जो है ना हुस्नाबाद का मेन बाजार है, और उस बाजार में रश इतना है कि सोच से ज्यादा है। उस दुकान पे गई हैं और दुकान पर जाकर उन्होंने ये चाय का डब्बा एक तो खरीदा उन्होंने, बाकी उनसे जब बरामद किया गया उन लोगों ने देखा पकड़ दकड़ की, तो उनसे तकरीबन 10 से 12 पैकेट जो है ना आध किलो चाय के वो उनसे मिले हैं। और इसी तरह ये पहले भी FIR मेरे पास मौजूद भी है, और ये इनके खिलाफ नहीं है, ये नामालूम अफराद के खिलाफ है, जो औरतें हैं और जो लोग हैं। इसके साथ बहुत बड़ा गिरोह है जो पीछे है। गुज़श्ता तकरीबन 5-6 दिन पहले भी एक वारदात हुई जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब इन्होंने वारदात की एक सुनहरे के घर से। और इसके अलावा एक यूटिलिटी स्टोर है उस पर भी गई, एक मेडिकल स्टोर है उस पर मोबाइल छीना और उसको फायरिंग भी की। और इनके साथ ये औरतें नहीं मर्द भी हैं। और मैडम आपको ये बताऊं कि इनके साथ ये एक नहीं है, ये 7 औरतें हैं। और जब पकड़ दकड़ शुरू हुई और ये 3 औरतें पकड़ी गई। तारिक, कार्रवाई बर वक्त कार्रवाई क्यों ना की गई? पुलिस के भी तो नॉलेज में ऑब्वियसली ये सारे मामलात होंगे ना। मैडम ऐसा है कि जब कार्रवाई बिल्कुल हुई है, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इस पे एक्शन लिया है और DPO इन लोगों के खिलाफ अब कुछ कार्रवाई की जा रही है। ये लोग अभी पुलिस की पकड़ में मौजूद हैं। ये जो लोगों ने औरतों को तसल्सल किया है और वो लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ FIR हो गई है। वो FIR मेरे पास है। ये 7 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और गिरफ्तार हो गए हैं। उनमें एक आदमी जो है वो गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ, बाकी 6 आदमी गिरफ्तार हैं अभी तक। और SHO थाना जो सजाद संधू साहब हैं, अभी 2 मिनट पहले मेरी उनसे भी बात हुई है और आपके साथ वो लाइन पे भी मौजूद होंगे। और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत घिनौना काम किया है। असल में करना मैम ये चाहिए था इनको कि ये 15 पे कॉल करते, चोरी हुई थी 15 पे कॉल करते, पुलिस आती, लेडीज कांस्टेबल साथ आती, लेकिन जब इनको पकड़ दकड़ भी की लेडी कांस्टेबल इस वक्त भी मौजूद नहीं थी। और ये सिलसिला आज नहीं, मुसलसल पिछले मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बड़े दुख की बात है कि ये जो मर्द इस मुआशरे के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो समझते हैं कि खवातीन को जजा और सजा वही देंगे। क्या मर्द ने भी इस बाजार में क्या कभी कोई चोरी नहीं की होगी, लेकिन आप उस पर कभी इस तरह से हाथ नहीं रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको भी आगे से जवाब मिल सकता है। लेकिन एक औरत जिस पर महज चोरी का इल्जाम है, आपको करना यह चाहिए था कि लेडीज पुलिस आप दरकार करते, या जिस तरह से तारिक ने कहा 15 पर कॉल करते, या पुलिस में आप रिपोर्ट दर्ज करवाते। लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं है कि महज इल्जाम में किसी को सरे बाजार इस तरह से उसकी तजलील की जाए और किसी खातून को या किसी भी शख्स को घसीटा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त SHO सज्जाद अहमद सिंधु, सिटी थाना हारूनाबाद। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। ये मुल्जिमान गिरफ्त में आ चुके हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी इनके अगेंस्ट? जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज करता हूँ, ये हारूनाबाद के इलाके में पिछले तकरीबन 1 माह के दौरान ये 3 से 4 वारदातें हो चुकी थी, जिनमें डायरेक्टली तौर पर तो औरतें ही इन्वॉल्व थी और पीछे इनके बैकअप पे कुछ मर्द हजरात भी होते थे। तो ये शहर में थोड़े से लोग पैनिक थे इस मामले को लेकर कि औरतें आती हैं वारदात कर जाती हैं। उनकी FIR भी रजिस्टर्ड की है हमारे पास नामलूम औरतों के खिलाफ। इसी तरह ये वाकया भी पेश आया, इसमें दुकान से पत्ती चोरी की गई और इस पे इल्जाम भी दुकानदारों का ये था कि पत्ती चोरी की है। तो शहर में जो ऑलरेडी पहले से पैनिक थी और लोग इस चीज पे कॉन्शियस थे, उन्होंने इस चीज पे कि अगर एक बंदे ने चोरी की भी है तो ये किसी भी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है ये बात कि इंसानियत से ही गिरा जाए, और एक औरत जिसने अगर चोरी कर भी लिया तो उसकी इस कदर तजलील की जाए और वो भी सरे बाजार। वो पुलिस के ही नोटिस में ये मैटर आना चाहिए था और पुलिस को ही बामुताबिक कानून उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने इस वकूए में बियॉन्ड द लॉ जाके कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके अगेंस्ट हमने कार्रवाई की है।
उनमें से टोटल 7 बंदे हैं जिनके अगेंस्ट FIR हुई है। 6 को हमने अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश किया। इंशाल्लाह उनके खिलाफ मैक्सिमम जो भी चार्जेस बनते हैं उनमें उनको चालान करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। बाकी इन औरतों ने अगर कोई गलत एक्ट किया तो हम उसको कानून की जो बनती है प्रोविजन जो भी उसमें ला है उसके मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। और किसी भी तौर पर हम इस चीज को जो है वो उसकी शय नहीं देंगे कि किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी शहरी को, हर एक पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को अपने बुनियादी हकूक में है वो हासिल हैं, उनको पामाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो पे कोई भी इल्जाम हो। और अब तो इन औरतों पे सरदस्त इल्जाम ही है, ठीक, तो इनका जुर्म साबित नहीं अभी तक इल्जाम है, जुर्म साबित नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सज्जाद अहमद सिंधु साहब, SHO सिटी थाना हारूनाबाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और तारिक जावेद हमारे न्यूज रिपोर्टर। कहना मैं सिर्फ ये चाहूंगी ब्रेक पर जाने से पहले कि हम तमाम लोगों के हाथ में फोन मौजूद है। इस फोन का नाजायज इस्तेमाल मैं नहीं समझती कि हमें से किसी को भी करना चाहिए। समाज का ठेकेदार बनने का हक किसी ने भी किसी को नहीं दिया है। अगर हम अपने फैसले कानून के हाथ में छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। और ये बड़ी गैर इखलाकी हरकत है कि आप किसी के साथ नाजेबा हरकत कर रहे हैं और आप फिर वीडियो भी कैप्चर कर रहे हैं, फिर आप उसको सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा खौफ खुदा भी हम सबको रखना चाहिए। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, और सहाफी ने ऐसा क्या पूछ लिया, कौन सा इतना कड़ा सवाल सहाफी की जानिब से पूछा गया कि खान साहब नाराज हो गए, नाला हो गए, गुस्सा हो गए। पूरा मामला क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सहाफी ने कौन सा सवाल पूछा जिस पर खान साहब थोड़े से गुस्से में दिखाई दिए। आइए पहले आपको जरा वीडियो दिखाते हैं, फिर वही सहाफी आरिफ यूसुफजई हमारे साथ मौजूद होंगे इन कॉन्वर्सेशन। लेकिन पहले जरा वीडियो देखते हैं। जी, अभी इस वक्त हमारे साथ आरिफ यूसुफजई ही मौजूद हैं और मंजर आपने देख लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। आरिफ, आपके सवाल पर कहा गया कि आपका सवाल फरमाइशी है, तो किसकी फरमाइश पर जनाब आपने सवाल किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर इमरान खान ने मेरे सवाल को फरमाइशी कहा है, प्लांटेड कहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान के मेरे सवाल के ऊपर अदाएं और उनका जवाब वो भी फरमाइशी था। अच्छा, कैसे? देखिए जी, एक तो इमरान खान इल्जाम लगाते हैं कि एक सहाफी ने सवाल किया, उन्होंने उस सवाल को फरमाइशी करार दे दिया। मैं आपको विदाउट ड्यू ऑनेस्टी, पहली दफा नहीं है इमरान खान के साथ जो, जहां तक ये मेरे सवालात का ताल्लुक है, परवेज खटक की यहाँ पर हुकूमत थी, रेहाम खान को इमरान खान ने तलाक दी थी, तीसरा दिन था, इमरान खान पेशावर आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और यहाँ वज़ीर आला ने उनको बताया था कि उनके पूरे मीडिया उनके कंट्रोल में है, कोई सहाफी उस हवाले से सवाल नहीं करेगा। उस वक्त भी मैंने एक सवाल किया था, और जो इस वक्त के हालात उस सवाल के बाद बने हैं, सेम यही हालात परवेज खटक हुकूमत में बन गए थे। जब मेरा सवाल उस वक्त उनसे, मेरे सवाल में ना रेहाम खान का जिक्र था, न उस वक्त मेरे सवाल में किसी तलाक का जिक्र था। मेरे सवाल में यह था कि इमरान खान साहब, आपने अपनी जाती जिंदगी में और अपनी सियासी जिंदगी में जिन लोगों का इंतखाब किया, लोग कहते हैं उन्होंने आपको धोखा दिया। इस पे इमरान खान बड़े खास से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, कहा था आपको शर्म आनी चाहिए, और वो सख्त जवाब था, बल्कि इस जवाब से बड़ा सख्त जवाब वो था। तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि आरिफ यूसुफजई का सवाल जो है ये प्लांटेड सवाल है। अब दोबारा इन्होंने ये कह दिया है। मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर अगर वो अपनी खिफत मिटाने के लिए एक सहाफी के सवाल को, एक जेन्युइन सवाल को वो फरमाइशी सवाल कर रहे हैं, तो इससे तो वो अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो इस सवाल को उन्होंने आरिफ, आपने अभी अपनी गुफ्तगू के आगाज में ये भी कहा कि मीडिया कंट्रोल्ड है। क्या मतलब मीडिया कंट्रोल्ड है? आप पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया जाना था, आप 3 बार नहीं गए, क्या वजह बनी? और ये जो मीडिया कंट्रोल्ड है, क्या मुराद है इससे पीटीआई वालों की? जी, मैं एक सवाल का प्रॉपरली मैं एक कंटिन्यूएशन रेक्लेमेशन की तरफ आ रहा हूँ, और वो बहुत बड़ा जरूरी है। मैंने इमरान खान को खुला चैलेंज दिया है, अगर वो सुन रहे, उनकी पार्टी के लोग सुन रहे,
मैंने इमरान खान को चैलेंज दिया है कि आप अब साबित करेंगे, नाउ यू हैव टू प्रूव कि मेरा सवाल जो था वो कोई फरमाइशी या प्लानेड सवाल था। अच्छा। अगर आप इसको साबित करते हैं, मैं अपनी 25 साल सहाफती जिंदगी को खैरबाद कहता हूं, मैं चला जाऊंगा, सहाफत छोड़ दूंगा। अगर आप उसको साबित करने में नाकाम होते हैं तो मेरी इमरान खान से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो माजरत कर ले, जिस तरह उन्होंने माजी में माफी मांगी थी, और वो पेशावर छोड़ दे। अब जहां तक कि मीडिया कंट्रोल की बात है, इसमें तो दो राय नहीं है। मीडिया को मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ये ख्वाहिश है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। जहां तक इमरान खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले इमरान खान की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसमें हम सहाफियों को जो दावत दी जा रही थी, उसमें हमारे सूबाई वजीर दो साहिबान हमें बता रहे थे कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है, लेकिन आप लोगों ने सवाल नहीं करना। अगर आप लोगों ने सवाल करना है तो आप लोगों ने सवाल इस तरह का करना है, आप लोगों ने कोई किस तरह का सवाल करना है। क्या कहा जाता था, कोई हार्श, कोई मुश्किल सवाल ना हो, परफॉर्मेंस के बारे में, कारकर्दगी के बारे में सवाल ना हो। किस तरह के सवाल पूछे जाएं? सहाफियों को अगर सवाल दिए जा रहे हैं तो वो कैसे सवाल पूछें? जी, वो सवाल ऐसे होते हैं जिस तरह होम्योपैथिक की दवाई है, जिसका कोई न असर होता है न रिएक्शन होता है। लाइक आप हुकूमत की मदसराइयां करें, आप कहें कि जी आपकी हुकूमत या आपकी लीडरशिप या आपकी मार्च कामयाब रही है। आजाद सहाफी सवाल उठाता है, ये उसका इस्तेकाक होता है। जो जवाब देने के लिए बैठा होता है वो उसका इस्तेकाक होता है। तो यहाँ पर ये तमाम सहाफी गवाह है, बशमूल मेरे। मुझे फोन करके उन्होंने कहा कि आपने सख्त सवाल नहीं करना, आप या तो सवाल ना करें, सवाल करें तो नरम सवाल करें, हमारी हया रख ले, इज्जत रख ले। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने माजरत की, मैं नहीं गया। मैंने इनको बताया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी को क्वेश्चन के लिए गाइडलाइंस दी जाती है, अब गाइडलाइंस देके हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, तो मैंने कहा मैंने माजरत कर ली। अब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, ये इमरान खान की पेशावर में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने बगैर मीडिया की, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, बड़े सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है। इमरान खान पेशावर आए हैं, यहाँ पर मीडिया को जब बुलाया जाता है तो एक तो पेशगी उनसे डिमांड्स की जाती हैं कि आपने सवाल इस तरह नहीं करना। दूसरी बात, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कैमरे नहीं होते, हमारे जो कैमरा पर्सन होते हैं हमारे कैमरे नहीं होते, सिर्फ एक डीएसएनजी होती है, एयरवाई की डीएसएनजी होती है। और इमरान खान की पार्टी तमाम चैनल्स को एक लिंक भिजवा के हमारे हेड ऑफिस उस लिंक से इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव लेते हैं। तो कहने का मतलब ना बाहर डीएसएनजीज होती है। तो इमरान खान एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जो उनकी नजर में उनके लिए आरामदेह प्रेस एनवायरनमेंट हो, जहां पर सहाफी भी ऐसे हों कि जो उनकी मदसराई करें और उससे कोई सख्त सवाल ना करें। हालांकि मीडिया का काम है कि वो मीडिया का हमेशा से कोशिश रही होती है, आप भी इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं और सहाफ़ती जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मीडिया की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो यकतरफा पहलू ना दिखाए किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का। लेकिन ये जो बात आपने बोली, आपने कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक काइंड ऑफ एजेंडा दिया जाता रहा है सहाफियों को, आप इस बात पर कायम रहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बहुत जाल आने वाला है इस स्टेटमेंट के बाद। देखिए, मैं ना सिर्फ इस बयान की अपनी जात की हद तक मैं इस पे कायम हूं, बल्कि जो पेशावर के सहाफी हैं, जिन को कॉल्स गई हैं, वो तमाम लोग इसके गवाह हैं। और जिन मिनिस्टर्स ने कॉल की है हमें, और अफसोस की मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे सहाफियों के अंदर कुछ ऐसे बोने किस्म के सहाफी हैं, बोने सहाफी जो कि स्टूजेस हैं, जो सहाफत नहीं करते। उन्होंने उनके साथ मिलकर हमें रिक्वेस्ट की है। मुझे मीडिया पर्सन ने जो इन हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, बोने सहाफी हैं, मुझे उनकी भी कॉल्स आई। थैंक यू सो मच आरिफ यूसुफ ज़ई, हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद थे। और बिल्कुल ये रवैया जो है इसको ख़त्म करना चाहिए, जो मीडिया रिपोर्टर्स एंकर्स के साथ जो अपनाया जाता है, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है या ख्वाहिश रखी जाती है, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब जनाब हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के एक ऐसे बाहिम्मत अहलकार को जिसने ज़बरदस्त इखलाकियात का मुजाहिरा किया। और वो कहते हैं ना हमेशा कि खामोशी में फतह है,
खामोशी में जीत है। तो अगर एक वीडियो में आपको दिखाऊं और कहा जाए कि वाकई खामोशी में जीत है, जितनी पजीराई मिली इस कांस्टेबल को, मेरे ख्याल से कहना गलत ना होगा, इस कांस्टेबल के पास, और मुसलसल गालम गलोच की जा रही है, मुसलसल बदसलूकी की जा रही है, लेकिन हैट्स ऑफ टू दिस मैन जिन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला, एक जुमला तक नहीं बोला और बड़ी खामोशी से अपने काम की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पीछे से खातून आती हैं, वीडियो बनाती हैं और जब वो बात करने की कोशिश करती हैं कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है, फिर आप कहते हैं कि खवातीन के साथ बदतमीजी होती है, तो वही खातून उन खवातीन के साथ भी बदतमीजी करती हैं और सख्त रवैया इख्तियार करती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांस्टेबल शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप शहबाज? जी शहबाज, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? कांस्टेबल शहबाज से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के जो हमारे कांस्टेबल शहबाज हैं उनकी वीडियो आपने देखी और बड़ी ज़बरदस्त खामोशी का मुजाहिरा किया गया। वो कहते हैं ना, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना, सब्र कर जाना, क्योंकि यूजली जब कोई शख्स इतनी गालम गलोच कर रहा होता है, बहुत बदतमीजी कर रहा होता है, बहुत हाई पिच पे जाता है, तो आई बिलीव कि बहुत सब्र वाला इंसान का भी जो पैमाना है ना, सब्र का पैमाना है, वो एक लम्हे में आके टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन शहबाज की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने इतनी गालम गलोच के बावजूद भी इखलाकियात का मुजाहिरा किया, खातून को पलटकर एक जुमला किया, एक लफ्ज तक ना बोला। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया शहबाज के इस एक्ट को, और मेरे ख्याल से ये वही तर्ज है, ये वही रवैया है जिसे हम तमाम लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, और हम किसी भी सिचुएशन में हो। अगर हम थोड़ा सा सब्र करेंगे, अगर हम थोड़ी सी खामोशी का मुजाहिरा करेंगे तो मेरे ख्याल से कि बहुत बेहतरी हो सकती है हमारे ओवरऑल रवैयों में। शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआएं चाहता हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह अच्छा, ऐसे एहसान। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं शहबाज के अब जब ये खातून आपके करीब पहुंची और गालम गलोच कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी, तो क्या आपके जहन में चल रहा था? बिल्कुल खामोशी आपने इख्तियार की रखी, बिल्कुल आपने सब्र किया, एक लफ्ज तक ना बोला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। सब लोगों को यही मुझे कह रहे थे कि शायद आपको समझ नहीं आई कि वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी खतून, और कुछ कह रहे थे पश्तो इस्तेमाल कर रही थी, कुछ कह रहे थे बलोची इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताता चलूँ इस फोरम से कि आई कैन अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज एंड कैन आंसर इन हर ओन लैंग्वेज, बट आई ऑब्जर्व माई स्ट्रेस, और मेरे ज़हन में आ रहे थे कि मैं उसको क्या कहूँ उस टाइम, लेकिन मुझे ये खदशा था कि अगर मैं मुंह से बोल भी पड़ा ना तो जिस अग्रेशन का वो मुजाहरा कर रही थी खातून, शायद वो मेरे गिरबान तक पहुँच जाती, और जो मुझे कह रही थी वो तो मेरी हद तक, मेरी ज़ात तक कह रही थी, लेकिन अगर वो मेरे यूनिफॉर्म को टच करती तो फिर वो मेरे डिपार्टमेंट की इंसल्ट, और मेरे जो कलीग है फिर वो भी शायद कोई और ही सिचुएशन उधर क्रिएट होती। तो अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ने मुझे हर ऐसी गलत किस्म की हरकत से महफूज रखा है। तो शहबाज, सबसे पहले तो वेल डन कि आपने इतना सब्र किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि दिल के किसी कोने में या दिमाग के किसी हिस्से में क्या एक लम्हे के लिए भी गुस्सा नहीं आया आपको? क्योंकि यूजुअली ऐसा कम होता है ना हमारे यहाँ। पंजाब पुलिस का भी एक तासुर है कि एग्रेसिव है या जो है लोग डरते हैं, तो जब ये खातून इस तरह का रवैया रख रही थी तो आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं गुस्सा आया? जी मैडम, ये जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ मुख्तलिफ फोरम पे कि ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि ऐसी सिचुएशन में जो है ना गुस्से पे कैसे काबू रखना है। ये जो हमें तरबीत दी जाती है इधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और हमारे सीनियर अफसरान जो हमें मुख्तलिफ मीटिंग में और मुख्तलिफ फोरम पे गाइड करते हैं कि अपने टेम्पर पे जो है ना वो काबू रखना है, अपने अखलाक को किसी भी जगह पे जो है ना गिरने नहीं देना। हाँ। तो यही मैं लेके उधर इसी स्पिरिट को लेके उधर चला हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जहन में जो उस वक्त आ रहा था वो कोई भी नेगेटिव नहीं था। हाँ। मैं जहन आ रहा था, मैं सिर्फ उस खतून को इतना ही कहना चाह रहा था कि आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने आला ज़रफ़ का मुज़ाहरा कर रही हैं। हाँ। और
इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उनको इसके भी कहना चाह रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल ये एक मैसेज भी है मेरे ख्याल से तमाम देखने वालों के लिए कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम इस तरह के मुख्तलिफ सिचुएशंस में फंस जाते हैं जब हमें हमारा जो इंसान होता है हमारे साथ वाला, कोई हमारा कोलीग हो, कोई राह चलता शख्स हो, कभी फैमिली में कुछ इस तरह से हो जो कि शख्स एग्रेसिव हो आपके साथ, तो खामोशी इज़ द बेस्ट टूल जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं या सब्र करते हैं तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आपके हक में बेहतर हो जाती है, जैसा कि कांस्टेबल शहबाज के हक में बेहतर हुई और सब लोगों की एप्रिसिएशन और दाद उन्होंने समेटी। थैंक यू सो मच शहबाज फॉर ज्वाइनिंग अस। नियो पाकिस्तान में जनाब प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Pakistan,